हमने यूजुअली सुना है कि घर का वास्तु होता है, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल का वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली आई बिलीव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री एक कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, आपका भी, बहुत सारे वर्कर्स का भी। घर के बेसिक लॉस क्या हैं? इट इज़ बेस्ड अपॉन 5 एलिमेंट्स: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली इवन ऑन अ फैक्ट्री। अब घर आपका हो, मोदी जी का हो, अंबानी जी का हो, देयर आर बेसिकली 2 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अ वास्तु। पहला है एनर्जी, दूसरा है ओरिएंटेशन। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 2 डायरेक्शंस हैं। यहाँ पर हम जो चीज़ें रखते हैं वो जल्दी बिक जाती हैं। सेल्स टीम कहाँ बैठे, आपके ओनर कहाँ बैठे हैं, तो आई विल से द बेस्ट डायरेक्शन और अ जोन फॉर एन ओनर वुड बी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स की। एंड आज मैं लेके आई हूँ उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एक एंटरप्रेन्योर्स, एक मैनेजमेंट वर्कर या कह लीजिए एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उनके लिए उनका वर्क स्पेस उनका ही भगवान है, उन्हीं के लिए उनका मंदिर है। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के वास्तु की, कैसे एक इंडस्ट्री की एनर्जी उनके प्रॉफिट, उनकी ग्रोथ और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करती है। एंड आज हमारे साथ इस बारे में जो हमें सिखाएंगे और बताएंगे, जो कि एक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, मिस्टर अभिनंदन जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए सर से ही जानते हैं सर की जर्नी के बारे में एंड खोलते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के राज। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। तो सर, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि वो भी आपको कनेक्ट कर पाए। श्योर। सो मेरे लिए ये जर्नी एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई। ओह So I used to work for an IT company. जी। Then I went to UK for my further studies. तो MBA करने के बाद मैं जब इंडिया वापस आया तो I started the real estate business. I became a builder and in the first project I was badly affected. ओके तो जो पहले हमने यूनिट बनाए, we were facing difficulties in selling them. ओके तो हमें लगा कि यार अच्छी लोकेशन, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, गुड प्राइस, सब कुछ होने के बाद भी वाई वी फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज। तो तब हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई वास्तु के ऊपर। एज अ हॉबी मैंने वास्तु को स्टडी करना शुरू किया। ओके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज द काइंड ऑफ ब्लंडर्स और मिस्टेक्स दैट वी हैव मेड। From 2012 onwards, we started learning it, and I started learning it from different, famous Vastu consultants of India. ओके उसके बाद जब मैं सीखा तो इट बिकेम अ फ्री एडवाइस फॉर मी। तो आप कुछ सीखते हैं, आप लोगों को बताते हैं ना कि यार आई हैव लर्न दिस, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो दिस दिस वाज नॉट अ प्रोफेशन, सो दिस वाज जस्ट अ हॉबी। वो हॉबी got converted into profession and first a passion, then a free consultancy, and then I became a full-time Vastu consultant and coach. So ओके। that's all about me. दैट्स ट्रूली अमेजिंग एंड बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि कितनी लॉन्ग जर्नी है, क्या क्या चीज़ें करी आपने एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आप उठ के एंड अब नाउ यू आर इनटू ऑकल्ट। Absolutely. या तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल वास्तु। हमने यूजुअली सुना है कि घर का वास्तु होता है, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल का वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? Absolutely. I believe उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली एक इंडस्ट्री होती है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ से बहुत सारे लोगों का घर चलता है, एग्जैक्टली आपका भी, बहुत सारे वर्कर्स का भी। जी। तो वहाँ का वास्तु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज वास्तु? इफ आई टॉक अबाउट वास्तु इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ओके तो जहाँ पर कोई भी भवन बना है, भले वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फैक्ट्री हो, हर जगह उसके रूल्स अप्लाई होंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, फैक्ट्री के अंदर और हाउसिंग के अंदर एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। ओके
तो क्या बेसिक जो प्रिंसिपल्स रहते हैं घर के, जब हम घर का वास्तु करते हैं, तो वही प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रियल वास्तु पे भी अप्लाई जो होते हैं? बेसिक लॉज हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके। बेसिक लॉज हैं, घर के बेसिक लॉज क्या हैं? इट इज़ बेस्ड अपॉन 5 एलिमेंट्स, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली इवन जी। ऑन अ फैक्ट्री। अब घर आपका हो, मोदी जी का हो, अंबानी जी का हो, उसके अंदर एक सर्टेन सेट पैरामीटर्स होते हैं कि आपके पास एक एंट्रेंस होगी, किचन होगा, बेडरूम्स होंगे, टॉयलेट होंगे, किसी का घर बड़ा है, स्टोर रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, यही सारी चीज़ें। बिल्कुल सही। जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री अब कई तरह की हो सकती है। क्या पता आपकी फैक्ट्री एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, किसी की फार्मास्यूटिकल की हो। बेसिक लॉज हमारे सेम रहेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री वो सारी वहाँ की प्लांट मशीनरी चेंज हो जाएगी। ओके, तो मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री की कैटेगराइजेशन होता है, एब्सोल्युटली, वैसे वैसे वास्तु भी चेंज होता है। वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेंगे, लेकिन अब कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ, या हम कहते हैं गुण धर्म ऑफ मशीन्स, विल हैव टू गिव देम द राइट पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट। ओके, तो क्या राइट पोजीशन होना चाहिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो? सबसे पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट लें, किसी भी यूनिट की बात करें, तो उसके अंदर एक आता है प्लॉट एरिया ओके। और एक आता है कंस्ट्रक्टेड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्लॉट एरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर हम चेक करते हैं एंट्रेंस, कि हमारी एंट्रेंस कहाँ हुई, पानी की बोरिंग कहाँ हुई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ हुआ, सेप्टिक टैंक कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया। कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी एंट्रेंस कहाँ है, वहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एंड द नेचर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किस तरीके से रखें, और रॉ मटेरियल कहाँ रखें, फिनिश गुड्स कहाँ रखें, हाइट क्या हो, स्लोप क्या हो, राइट। सो कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड वी डिज़ाइन आ इंडस्ट्री और वी हेल्प सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ इन इंडस्ट्री। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा प्लॉट एरिया, तो जब कोई नया इंसान अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है फॉर टू सेटअप एन इंडस्ट्री, तो उसको क्या बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक लेमैन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वहाँ की एनर्जी चेक करे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वेदर इट दिस इज एप्लीकेबल ऑन अ हाउस ऑल्सो एंड एज वेल एज इंडस्ट्री ऑल्सो। सी, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक घर बना रहे हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। ठीक है, आपने एक रेसिडेंशियल एरिया में घर बनाया और वास्तु के प्रिंसिपल से बनाया, और एक आपने शमशान भूमि पे एक घर बनाया, वास्तु के हिसाब से बनाया। क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा, या क्या दोनों की एनर्जी सेम होगी? नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज एनर्जी ऑफ अ लैंड। ओके। सो देर आर बेसिकली, जस्ट टू समराइज इट, देर आर बेसिकली 2 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अ वास्तु। ठीक है, पहला है एनर्जी, दूसरा है ओरिएंटेशन। अब एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें, ये तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, दैट इज अ कैटेगराइजेशन फर्दर, बट देर आर 2 फैक्टर्स। वन इज एनर्जी कैसी है उस जगह की, और उसकी ओरिएंटेशन अब कैसी है, बाकी चीज़ें कैसी हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि कोई प्लॉट लेने जा रहा है तो उसकी एनर्जी चेक करनी चाहिए, तो वो अगर कोई लेमन है जिसे नहीं है इतना नॉलेज वास्तु का, तो वो कैसे एनर्जी चेक करेगा? देखिए, एक आसान तरीका तो ये है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए कि एज सुन एज यू एंटर अ लैंड, तो हम एक स्वर विज्ञान के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, बट दैट इज ऑल्सो टेक्निकल। सेकेंड थिंग क्या है, एक लैंड की एनर्जी चेक करने के लिए ना, वहाँ पर आप एक पिट करा सकते हैं। पिट कराने के बाद आप उसके अंदर पानी डालिए। अब वो पानी की मूवमेंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बेसिस के ऊपर हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि ये लैंड की क्वालिटी या एनर्जी कैसी है। ओके। नाउ वन थिंग, जस्ट टेक एनर्जी एज इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी। अगर आज कोई लैंड की एनर्जी इतनी ऑस्पिशियस नहीं है, या हमने ऑलरेडी एक फैक्ट्री सेटअप की हुई है, उसकी एनर्जी इतनी हाई नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। जैसे हम विटामिन की गोली खाकर प्राणायाम करके अपनी बॉडी का ऑरा एनर्जी
इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरीके से एक रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया में प्लॉट की एनर्जी या लैंड की एनर्जी को भी एनहेंस कर सकते हैं। ओके। राइट, उसका एक बेसिक नेचर तो हो सकता है कि यार ये तामसिक है या सात्विक है या राजसिक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी चेंज्ड एंड इट शुड बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर विच दैट लैंड इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। ओके। या तो सर अभी प्लॉट के बारे में तो हमने बात कर ली, अगर कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जैसे कोई इंडस्ट्री खड़ी है और एवरी समवन वांट्स टू सेल दैट, और हमें इंडस्ट्री चाहिए सेटअप के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मेंशन या बहुत ध्यान रखना चाहिए पर्टिकुलरली? सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने कहा कि हमने पहले प्लॉट एरिया का वास्तु करा। प्लॉट एरिया से हमने इंश्योर किया कि हमारी एंट्रेंस अच्छी है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक अच्छा है, पानी की बोरिंग, सेप्टिक टैंक, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब उसके बाद जब हम इंटरनल या हमारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट आ गया, तो कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर सबसे पहले है जो हमारा प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जिगजैग तो नहीं है कि एक प्रोसेस यहाँ हो रहा है और दूसरा कहीं और हो रहा है। सो वी ट्राई टू इंश्योर कि इट इज़ क्लॉकवाइज। देन सेकेंड थिंग इज नेचर ऑफ और गुण धर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ बीइंग यूज्ड। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सी, पंच तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जी। इसी तरीके से जो प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, उसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं। सी, जब वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी तो उसके अंदर जो लॉज बताए गए थे वो जेनरिक हैं, इन्हीं तत्वों के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन क्या उस टाइम हम कहते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी? क्या हम कहते हैं कि बॉयलर थे? नहीं। क्या हम कहते हैं कि XYZ तरह का कूलिंग टावर थे? नहीं थे। राइट, सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट कि भाई उसका नेचर क्या है उस एक्टिविटी का, और उसको कहाँ उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल। अभी ना हम एक फैक्ट्री विजिट कर रहे थे एंड क्लाइंट सेड कि उनके पास जहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होती हैं, जहाँ पर ये प्लास्टिक की सारी चीज़ों को बनाया जाता है, वो मशीन्स क्या करती हैं, वो आप उसकी एक अंदर डाई होती है और फॉर एग्जांपल आप चेयर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, वो बन के आता है। सो दैट द नेचर ऑफ दैट मशीन इज क्वाइट हॉट। ओके। तो उस फैक्ट्री के अंदर ना बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी सारी ठीक चलती हैं, दैट इज़ ओके, बस एक ये मशीन है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, ये इनसे बेटर मॉडल है, लेकिन इससे हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, बार बार खराब हो जाना। बार बार ख़राब हो रहा है, और ये इसको पता नहीं हम ठीक कराते हैं दोबारा ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली। बड़ा रीज़न सिंपल था, बहुत सिंपल चीज़ थी। मैंने कहा कि आप इस मशीन को यहाँ से उठाकर इसके बीच में थोड़ी सी प्लेसमेंट और बनाइए और यहाँ भी कर दीजिए। उन्होंने कहा जी इससे क्या होगा? मैंने कहा आई टेल यू। है क्या, ये जो आपकी मशीनरी है, दिस इज़ हॉट इन नेचर, मतलब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके। आपने इसे नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ आर वाटर एलिमेंट, जल की दिशा है। तो जल की दिशा के कारण उसका एनवायरनमेंट बड़ा अलग है, उसके कारण वो प्लांट एंड मशीनरी बार बार खराब हो ब्रेक डाउन होता है। क्लाइंट ने उसको मूव कराया एंड रिजल्ट वाज अमेजिंग। क्या अब हमने यहाँ पे कोई जादू करा? नहीं, क्या हमने यहाँ कोई रेमेडी करी? बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि जिसका जो काम वो उसी को दे उसी को दे दो, उसी तरीके से दे दो। जी। दिस इज व्हाट वी कॉल इट वास्तु। ओके। तो अगर हम बात करें वास्तु की डायरेक्शंस की, तो एक इंडस्ट्री में कौन कौन सी डायरेक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? सी, जैसे हम एक पूरे ग्रिड की बात करते हैं, जी। जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो सबसे पहले हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। बिल्कुल सही। इसके बाद हम इसको स्प्लिट करते हैं, जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। आपने एक पिज़्ज़ा लिया तो Yeah. आपने 4 स्लाइसेस बनाई बड़ी बड़ी, उसी के बाद हम इसको 45 डिग्री पे अगर स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 8 सब डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से हमारे पास आ गई। इसको जब हम फर्दर स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 16 जोन्स बन गए। घर के लिए वो 16 जोन्स अलग तरीके से हम चैनलाइज करेंगे, डिज़ाइन Exactly. करेंगे।
फैक्ट्री के लिए हम उसको अलग तरीके से करेंगे। अब फैक्ट्री के अंदर क्या होता है या इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस है कि हमारा और रॉ मटेरियल कहाँ से इन्वर्ट हो। अच्छा, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, कि सबसे पहले एक रॉ मटेरियल आएगा, सही बात। उस रॉ मटेरियल को कहाँ से हम इन्वर्ट करें, कहाँ पे उसे स्टोर करें, उसका पहला स्टेप क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या हुआ, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हम कहाँ स्टोर करें और कहाँ से उसका आउटवर्ड हो। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, वी हैव टू कीप इन माइंड कि सबसे हैवी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ हो, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट आ गया। हाइट, जो सबसे ऊंची मशीनरी है वो कहाँ हो। अच्छा, जो सबसे गर्म करने वाली मशीनरी है वो कहाँ हो। जो हम कहते हैं जो सबसे ठंडा करने वाली मशीन्स हैं वो कहाँ हो। ठीक है, अब किसी भी इंडस्ट्री में आप नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं लाइट रखो, लेकिन आप खाली तो छोड़ नहीं सकते, यू विल हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है ना। सो ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करें कि वो हम उसको उस स्पेस को भी प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएँ। मतलब वी कैनॉट आस्क एनीबडी कि यार ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर आपने हैवी मशीनरी नहीं डाल दी, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट आप उसे यूज़ तो करोगे ना। यू आर पेइंग फॉर एवरी स्क्वायर फीट। What should be done or which is not going to give you a negative impact. So this is how we plan our industry. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल श्योर, तो अगर हम फैक्ट्री की बात करें, जो हम नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर सबसे लाइट मशीनरी रखेंगे, ओके, जो साउथ ईस्ट है उसके अंदर हम मशीन्स या हमारी जो उसको जिनका नेचर हीट अप करना है, जैसे बॉयलर हो गया, जैसे फर्नेंस हो गई, उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम साउथ ईस्ट में रखेंगे। जो हैवी हैं उनको वेस्ट में और साउथ वेस्ट में रखेंगे, और फिनिश गुड्स है उनको हम नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ वेस्ट ही क्यों? सी, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो दो डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर हम जो चीज़ें रखते हैं वो जल्दी बिक जाती हैं। अच्छा, राइट। सो कई बार आप देखेंगे कि कई यूनिट्स के अंदर बहुत सारा माल जो है वो डंप किया होता है साउथ वेस्ट के अंदर, वो स्टेबिलिटी है, वो बिकता नहीं। तो क्लाइंट को सिर्फ इतनी सा सजेशन कि आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट को यहाँ से नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए, कैन डू वंडर्स। ओके, तो ये तो फ्री टिप हो गई हमारे ऑडियंस के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आजकल मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं या तो वो रेंटेड होती हैं या लीज पे होती हैं, और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने अपनी सारी लाइफ की सेविंग उस पर इन्वेस्ट कर दी एक नया स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन फिर भी वो लॉस में जा रही है। तो बिना तोड़ फोड़ किए क्या वास्तु पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है। सी, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दिस इज नॉट वेरी एज सिंपल एज लाइक योर होम, कि भाई आपने बेड को उठा के यहाँ से वहाँ कर दो। प्लांट एंड मशीनरी अगर कहीं लग गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट। एग्जैक्टली, बहुत एंड हेवी होती समटाइम्स है। बहुत हैवी होती है, एंड द प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। ठीक है ना। एग्जैक्टली, सो देर आर मेथड्स एंड रेमेडीज जिससे हम उसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, राइट। सी, अंडरस्टैंड, एंड आई विल यूज द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन। वन थिंग इज नेगेटिव, other thing is neutral, and one thing is positive. पॉजिटिव क्या है कि हर एक चीज़ वास्तु के लॉस के अकॉर्डिंग हो, दैट ठीक इज है। पॉजिटिव। दूसरी चीज़ क्या है, नेगेटिव, कि भाई ये अब गलत हो गया। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट को हमने हैवी कर दिया, साउथ वेस्ट हमारा हल्का हो गया। नाउ व्हाट कैन बी डन? देन रेमेडीज कम्स इन पिक्चर, कि अब क्या हम कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे वो नेगेटिव रिजल्ट न्यूट्रल हो जाए या उसकी तकलीफ कम हो जाए। यस, देर आर रेमेडीज, बट वी नीड टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। नेगेटिव के लिए जब हम रेमेडी करते हैं तो वी आर न्यूट्रलाइजिंग इट। ओके, वी कैनॉट मतलब नेगेटिव को डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। सी, वो पॉजिटिव तो हो ही रहा है, तभी तो वो न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन आप समझ के चलो कि एक आदमी बेचारा बेड पे लेटा हुआ, उसको आप विटामिन की गोली खिला के खली नहीं बना सकते। राइट, एग्जैक्टली। या ओके, तो बिना तोड़ फोड़ किए भी पॉसिबल है। बिना तोड़ फोड़ किए ही आजकल रेमेडीज की जाती हैं, आइदर दैट इज अ रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्री। स्विचिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड मेकिंग चेंजेस have become very very difficult.
देर आर सर्टेन पोजिशन, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. जैसे ब्रह्म स्थान के ऊपर आपका प्लांट एंड मशीनरी लग गया, ठीक है, वील आस्क द क्लाइंट टू मूव इट, देयर इज नो पॉइंट इन फिक्सिंग इट, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अगर एक मशीनरी लग गई जो बहुत हैवी है और एट द सेम टाइम वो उसकी जो तासीर है वो गर्म है, फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल. सी एक होता है ना कि एक ही बार हम करें और उसको फिक्स करें, राइट. देयर इज नो पॉइंट इन बार बार आप उसको ट्रीट कराते रहो या उसकी रेमेडीज करते रहो. बिल्कुल सही. दिस इज द राइट अप्रोच. अब क्लाइंट कहता है कि इज इट पॉसिबल कि वी कैन डू टेस्टिंग ऑन इट. येस, एब्सोल्युटली. थोड़े दिन हम उसकी रेमेडी करके देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं. इफ इट वर्क्स फॉर यू देन यू शुड शिफ्ट इट. ओके. तो सर जैसे कि समटाइम्स हम देखते हैं कि आजकल बहुत न्यूज़ में भी आता है कि कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, यूनियंस में प्रॉब्लम आ रही है, धरना दे देते हैं वर्कर्स. तो एक्चुअली क्या वास्तु उनके मूड्स पे या कह लीजिए उनकी कन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली. सी क्या है, जैसे हमने जोन्स की और डायरेक्शंस की बात की, ठीक है ना, तो एक तो हमारी नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है जहाँ से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है. दिस इज़ वन पार्ट. सेकेंड थिंग है, हमारा अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड हो, ओके, तब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की. इट इज़, जब हम घर की बात करते हैं तो इट कुड बी फ्रेंड्स, फैमिलीज, राइट. जब हम बात करते हैं फैक्ट्री की तो वहाँ पे इट बिकम्स यूनियंस, कलीग्स एंड disputes or differences between management and workers. Exactly. So yes, they are related. Core principle तो सेम रहेंगे ना. सही बात है. ओके. तो क्या पोजीशन होनी चाहिए, एक आइडियल पोजीशन फॉर ऑफिस कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का क्या जोन होना चाहिए, एंड हमारे जो ओनर हैं उनका क्या जोन होना चाहिए कि कहाँ उन्हें बैठना चाहिए? इसको हम 3 तरीके से देखते हैं. ओके. सबसे पहले हमने बात की कि जब हम एक फैक्ट्री लेंगे उसके अंदर हम एक ग्रिड बनाएंगे जो होगा प्लॉट एरिया का. ओके. उसके बाद हम एक स्पेस को डिज़ाइन करेंगे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया, जहाँ प्लांट एंड मशीनरी होगी. अब उसके बाद हम एक ऑफिस एरिया को लेंगे. जब हम इस ऑफिस एरिया को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जैसे जस्ट वी डिज़ाइनिंग लाइक एन ऑफिस, अब कंपनी के ओनर कहाँ बैठे, बिल्कुल सही. कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहाँ बैठे, सेल्स के लोग कहाँ बैठे, मार्केटिंग के लोग कहाँ बैठे. सो कीपिंग ऑल दीज रूल्स इन माइंड वी विल डिज़ाइन एन ऑफिस. ओके. तो अगर अब हम इसके ऊपर भी बात करें, इसके ऊपर भी हम फर्दर डीप डाइव करें कि आपकी सेल्स टीम कहाँ बैठे, आपके ओनर कहाँ बैठे, ठीक है, तो आई विल से द बेस्ट डायरेक्शन और अ जोन फॉर एन ओनर वुड बी वेस्ट और साउथ वेस्ट. ओके. वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये अच्छी डायरेक्शंस है, राइट, फॉर एन ओनर्स. अगर आप सेल्स टीम की बात करें तो अगर वो सेल्स टीम फील्ड में जाती है तो वील गिव देम स्पेस इन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, क्योंकि सेल्स का काम क्या है, नॉर्थ का काम क्या है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़. मार्केटिंग के लोग आप नॉर्थ में बिठाइए, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, HR आप ईस्ट में बनाइए, ठीक है. अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप बनाइए ईस्ट साउथ ईस्ट में, ठीक है. ये अच्छी जोन्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए. सो कीपिंग इन माइंड स्मॉल थिंग्स इट कैन मेक बिग डिफरेंस. एग्जैक्टली. एंड अगर हमारे ऑफिस का या कह लीजिए हमारे फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का जो पैंट्री एरिया, किचन एरिया है, वो कहाँ होना चाहिए, कौन से जोन? साउथ ईस्ट. सी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री, वहाँ पर एक छोटी किचन या पेंट्री की बात नहीं है. जब हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े जेनसेट्स लगते हैं. एग्जैक्टली. राइट. सो आपका छोटा सा चूल्हा इज नॉट मेकिंग दैट डिफरेंस. वहाँ पर बात आती है कि ये बड़े बड़े जेनसेट्स को हम कहाँ लगाएं, ठीक है ना. द राइट जोन इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ. एंड हमारा टॉयलेट एरिया, बिकॉज टॉयलेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वास्तु. अगर वो डिस्टर्ब हो तो एटलीस्ट हमने घर में देखा है कि घर में सारे जोन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्या उतना ही इम्पैक्ट ये इंडस्ट्री में भी देता है? सेम, द रूल वुड रिमेन सेम. 3 परमिसिबल जोन्स हैं टॉयलेट्स के लिए, भले वो आपका घर हो, भले वो आपकी फैक्ट्री हो. पहला है साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट. ये कहाँ आएगा? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन. ओके. दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. कहाँ आएगा?
वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तीसरा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, कहाँ आएगा? ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में। इन 3 जोन्स के अंदर आप टॉयलेट बनाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेप्टिक टैंक। सो सेप्टिक टैंक के लिए भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये बेस्ट डायरेक्शंस हैं, जोन्स हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी का भी रोल है? अगर हम बात करें कंबाइनिंग न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है? सी मोर द मैरियर। सी जो वास्तु शास्त्र साइंस है वो भवन की है, इट इज़ अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। अब यू नो इफ द नंबर इज पॉजिटिव फॉर यू, नंबर की एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए, तो वो कुछ ऐड ऑन करेगी। और अगर नंबर की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ नंबर कम हो गए। बट वास्तु इटसेल्फ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। तो कैसे हम अपना जीएसटीएन नंबर, अपने बिजनेस का नाम, अपनी इंडस्ट्री का नाम, कैसे हम उसको अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं? सी आई डू नॉट थिंक कि आप जीएसटी का नंबर, पासपोर्ट का नंबर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम जो कंपनी का नाम है वो आप अपने व्हेन यू कंसल्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके लिए जो फेवरेबल नंबर्स हैं आप उसके ऊपर डिज़ाइन कराइए। दैट विल बी एन एड ऑन फॉर यू। इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ वास्तु। ओनली हैविंग अ पॉजिटिव और फेवरेबल नेम will not make you Shah Rukh Khan, एग्जैक्टली। right? Vastu itself is very important, and yes, if you can balance numerology, that is good. ओके। तो सर आजकल जेंजीज हैं, वो हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रही है इंडिया में, या कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में। तो क्या जो एंशियंट टाइम से हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं या ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं वास्तु के, वो अभी तक अप्लाई होते हैं? See, Vastu is a traditional science. या So, like I said in the beginning, जब वास्तु शास्त्र की रचना हुई थी, जो हम अपने ग्रंथों में देखते हैं, तो उस टाइम ये इस तरह की फैक्ट्रीज नहीं थी, इस तरह की इक्विपमेंट नहीं थे, इस तरह की मशीनरीज नहीं थी। बिल्कुल ठीक है ना? सी व्हाट वी सी टुडे एंड व्हाट वी सी आफ्टर 10 years वुड बी डिफरेंट, राइट? सो द बेसिक लॉज आर टेकन फ्रॉम देम। जो वास्तु के रूल हैं वो 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित हैं। ठीक है। आपका गुण धर्म, प्लांट और मशीनरी का या किसी भी चीज़ का गुण धर्म चेंज हो जाएगा। क्या आज से 10 साल पहले एयर प्यूरिफायर थे? बिल्कुल भी नहीं। आज से 50 साल पहले सबके घर पे फ्रिज थी, टीवी थे? नहीं था। सो दीज थिंग्स आर डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आज हम बात कर रहे हैं, वी डू नॉट नो कि कल क्या आ जाए। एग्जैक्टली। राइट? क्या वास्तु काम करना बंद कर देगा? नहीं, वास्तु अपना काम कर रहा है। जस्ट यूटिलाइज द प्रिंसिपल इन द नाइस मॉडर्न वे। आज से 50 साल पहले लिफ्ट नहीं थी, आजकल हर बिल्डिंग में लिफ्ट है, हर इंडस्ट्री में लिफ्ट है। सो दीज आर द मॉडर्न थिंग्स। बट वो कहाँ इंस्टॉल करनी है, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द एंशिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। तो सिर्फ वही काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ के आज वास्तु करने लगे तो शायद आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज यू हैव टू यूटिलाइज इन द मॉडर्न एनवायरमेंट। एग्जैक्टली। तो सर प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी की रुक रखी हो, या फिर वो नहीं उतना ग्रो कर पा रहा है जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो कौन सी जोन ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? सी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो हम चेक करेंगे नॉर्थ। कंपनी में कैश फ्लो का इशू है, हम चेक करेंगे साउथ ईस्ट। और प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम चेक करेंगे वेस्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट जोन्स एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इट मीन्स अगर उसकी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बीच में हटकी हुई है तो ये 3 जोन ही उनके लिए लायबल है। राइट। तो क्लाइंट से हम पूछेंगे, विल डीप डाइव इनटू इट कि आपका कंसर्न क्या है। क्लाइंट आपके पास कहता है कि काम नहीं चल रहा, ठीक है। इट इज़ यू हु हैज़ टू आस्क कि काम क्यों नहीं चल रहा। ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो क्या आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपके पास कैश फ्लो का इशू है, आपके पास लेबर का इशू है, या आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वो कमिटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, you will provide the remedies to the client or you will make suggestions to the client. अब कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, तो क्या उसमें वास्तु प्रिंसिपल्स या वास्तु दोष कितना इम्पैक्ट करते हैं? I can almost give you a guarantee. Okay. ठीक है,
जिन जिन कंपनीज के अंदर कैश फ्लो का इशू है या स्टेबिलिटी का इशू है, ठीक है, एग्जैक्टली। आप उन कंपनीज में जाइए, आप पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ देम आर हैविंग वाटर सोर्स इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? कैश फ्लो, राइट? तो साउथ ईस्ट के अंदर आपको पिट मिल जाएगी, साउथ ईस्ट के अंदर आपको लिफ्ट मिल जाएगी, साउथ ईस्ट के अंदर आपको वाटर बोरिंग मिल जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल जाएगा। इसी तरह से साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है स्टेबिलिटी की, वहाँ पर आपको लिफ्ट मिल गई, पिट मिल गई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी जेनरिक सी समस्या है इंडस्ट्रीज के अंदर, Okay. राइट? अगर आप ये सॉल्व करते हैं या आपकी फैक्ट्री में ये दिक्कत नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी फेल होने की, फ्लॉप होने की, एनपीए होने की काफ़ी कम हो जाती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा मेन कॉज यही दो ये डायरेक्शन। जनरली हमने पाया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी एंट्रेंस कहाँ है, आपकी यूनिट कैसी डिज़ाइंड है, लेकिन ये जनरल एक बिग फ्लॉज हैं, जिसे हम कहते हैं ना 80-20 प्रिंसिपल्स, कि एग्जैक्टली। 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, वहाँ पर ये चीज़ों में इम्बैलेंस पाएगा आपको। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्लाइंट के फुटफॉल की, कि क्लाइंट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ, तो कौन सी एंट्रेंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी? सी, अगर आपके पास जैसे 32 एंट्रेंसेज हैं, उसके अंदर आपके पास 2 एंट्रेंसेज अच्छी हैं नॉर्थ में, 2 अच्छी हैं ईस्ट में, 2 अच्छी हैं साउथ में और 2 अच्छी हैं वेस्ट में। अगर आपके पास ये 8 अच्छी पद हैं, नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, वेस्ट में W3 W4, तो ये आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ की बात करें, क्लाइंट्स की बात करें, तो वो आएंगे नॉर्थ से। ओके। एक टिप देता हूँ, जी। जिन लोगों को क्लाइंट्स लाने में या लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, वो अपने नॉर्थ में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो तो बनाएं, नहीं तो एक वाटर फाउंटेन लगाएं। ओके, दिस विल इम्प्रूव द न्यू लीड्स। तो कोई ऐसे रियल केस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपने कुछ करेक्शंस करी वास्तु में और उनकी लाइफ, उनकी इंडस्ट्री 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? श्योर, आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री, अ बिग यूनिट इन भिवाड़ी, क्लाइंट सेड कि दे आर फेसिंग heavy cash crunch. ओके। Means heavy cash crunch. They have to put in money after money. मतलब अगर एक इंडस्ट्री में 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो 100 रुपए डालने के बाद भी उनका कैश क्रंच खत्म नहीं हो रहा। अच्छा। So when we realized and we went there, we did all the vastu and we figured out to one important thing. Very, very, very important. मैंने आपको क्या बताया? आपने मुझे बताया कैश क्रंच, कैश क्रंच, राइट? तो कैश क्रंच के लिए डायरेक्शन क्या थी? साउथ ईस्ट। बिल्कुल सही। लिक्विडिटी एंड फाइनेंस। जी। क्लाइंट ने येलो कलर की इपॉक्सी इज लाइक द फ्लोरिंग दैट यू हैव डन। इंडस्ट्रीज के अंदर ना बहुत सारी फ्लोरिंग्स, इट्स अ नॉर्म, क्लाइंट वहाँ पे इपॉक्सी कराते हैं। वहाँ पर येलो कलर की इपॉक्सी थी। सो वी आस्क्ड द क्लाइंट टू रिमूव दिस इपॉक्सी। क्लाइंट वॉज अ बिट रेजिस्टेंट इन द बिगनिंग, बट वो मरता क्या ना करता वाली बात थी। जैसे ही क्लाइंट ने साउथ ईस्ट से अपनी इपॉक्सी हटाई, सारी की सारी इंडस्ट्री का सिस्टम चेंज हो गया। अच्छा। साउथ ईस्ट किस लिए थी? कैश क्रंच के लिए। वो कैश क्रंच खुल गया। क्लाइंट सेड कि उनके पास अगर ऑर्डर आता है तो वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते, कभी पैकेजिंग में इशू आ जाएगा, कभी किसी चीज़ में इशू आ जाएगा। सो साउथ ईस्ट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शुभ कार्य, आपकी डिलेज के लिए। तो जैसे ही वो डायरेक्शन जोन बैलेंस हुआ या वहाँ से डिफेक्ट रिमूव हुआ, सारी चीज़ें अपने आप चल पड़ी। ओके, तो इट मीन्स कलर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते एब्सोल्युटली, हैं। ऑल द स्मॉल थिंग्स मेक बिग चेंजेस। ओके, तो क्या क्रूशियल कलर्स या क्या कलर्स हम अपनी इंडस्ट्री में एक सटल ग्रोथ के लिए, प्रॉफिटेबल के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए कर सकते हैं? आई वुड सजेस्ट टू कीप इट सिंपल। ओके। सी, जहाँ पर हम ये बहुत तरह के कलर्स यूज़ करते हैं कि कहीं हमने रेड कर दिया, कहीं हमने ग्रीन कर दिया, कहीं हमने ऑरेंज कर दिया, दे शुड नॉट बी डन विदाउट सुपरविजन। सी, इफ़ अ वास्तु कंसल्टेंट इज सजेस्टिंग यू कि यहाँ पर आप ग्रीन ऐड कीजिए या यहाँ पर आप ब्लू ऐड कीजिए, सो ही माइट हैव सीन समथिंग
इन द फैक्ट्री और इन द इंडस्ट्री एंड सजेस्टेड टू यू. ओके. आप अपनी मर्जी से एक यूट्यूब वीडियो देखकर कर देते हैं कि भाई नॉर्थ है, मैं ब्लू कर देता हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगी. यू विल एंड अप बर्निंग योर ओन मनी एंड स्पॉइलिंग द इंडस्ट्री. तो सर इतनी बातें करी कि टाइम का पता ही नहीं चला. तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे बात करके. जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस के लिए है कि आप उन्हें क्या जर्नल टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में बेसिक चेक कर सकते हैं, बेसिक आउटले आप कर सकते हैं कि उनके ऑफिस में या कोई ऐसा पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं. सो फेयर इनफ. सबसे पहले अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे या आपके पास इंक्वायरीज नहीं आ रही तो आप नॉर्थ चेक करें. आपके पास नॉर्थ के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप एक पिट बना सकें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकें तो बहुत अच्छा. नहीं तो एक वाटर फाउंटेन वहाँ लगा दें. रेमेडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई एंटी एलिमेंट ना हो, या मैं कहूँगा दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परहेज. Okay. अगर कुछ नेगेटिव नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ठीक चलेगी. बिल्कुल. जहाँ पर इम्बैलेंस है वहाँ से अब प्रॉब्लम की शुरुआत स्टार्ट होगी. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि हम ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक पे आपसे बात करते थैंक रहें. यू सो मच फॉर हैविंग मी. प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू.